तो कल हम बेटा एक ओवरव्यू तो देख ही पाए थे कि दक्षिण एशिया के देश कौन कौन से हैं और क्या कॉमन है सभी देशों के अंदर। लास्ट में जब हमने कंक्लूड किया था तो कहा था कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश है, चाहे पाकिस्तान की बात करो, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, एक कॉमन जो लोगों की पीपल की जो एस्पिरेशन है वो यही है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वन, कि सबसे बेहतर जो शासन का तरीका है किसी भी देश में जो हो सकता है वो प्रजातंत्र है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसके बारे में आप काफी कुछ इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसी होती है सब कुछ आप 11th क्लास में काफी अच्छे से जान पाए। खैर, आज अब हम सभी के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए थे और अब हम बात करेंगे, एक एक देश को लेके बात करेंगे, उनमें किस तरह की शासन व्यवस्था है और उनके इंडिया के साथ में रिलेशन कैसे है। सबसे पहले जरूर अपने पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान के बारे में जैसे कि आपको पता ही है, 14 और 15 अगस्त की नाइट को ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हम और मतलब पूरा भारत ही ब्रिटेन की एक कॉलोनी था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये भी पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में लागू हुआ, अपना 50, उनका 1956। और तब तक हम बात तो करते हैं हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन भारत हो या पाकिस्तान हो, हेड ऑफ द स्टेट जो आज के दिन आपके जैसे भारत में राष्ट्रपति है, इस तरह से जो हेड ऑफ द स्टेट था पाकिस्तान का या भारत की, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो मोनार्क होता था। मोनार्क यानी कि ब्रिटेन का जो वहां के जो राजा हैं, राजशाही परिवार से है, ठीक है ना, वो आपके भी और पाकिस्तान के भी और जितने भी कॉलोनीज उनके उस पीरियड में अंडर में थी, उनका हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जो राष्ट्रपति की पावर है वो उसके पास होती थी। यानी कि आपके देश में नॉमिनल हेड है, राष्ट्रपति के पास में कोई ज्यादा शक्तियां नहीं है, तो उनकी तरफ से गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट होता था। और क्योंकि ब्रिटेन का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ब्रिटेन में बैठा है, तो उनकी तरफ से उनका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर जनरल शासन करता था, ठीक है ना, चाहे पाकिस्तान की बात हो या फिर भारत की बात हो। तो और वो गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना हुए पाकिस्तान के, यानी कि आजाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कि भाई भारत की आजाद, भारत के अंदर कोई सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते हैं, इसके अंदर दो कौम के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। और मुस्लिम जो मेजोरिटी का इलाका है, चाहे वेस्ट पाकिस्तान के, जब दे पाकिस्तान बना तो धर्म के आधार पे बना था, यानी कि जो मुस्लिम्स मेजोरिटी में एरिया थे वो पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते थे, और हिंदू मेजोरिटी में हिंदुस्तान भारत। तो ऐसा कोई एक इलाका नहीं था जिसको हम पूरा पाकिस्तान कह दें। तो मुस्लिम मेजोरिटी के हिसाब से हमने देखा कि एक तो जो आज भारत के वेस्ट में जो इलाका है, जिसको आप पहले पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे, भारत के पश्चिम का इलाका, नॉर्थ वेस्ट में, वो था। और दूसरा बांग्लादेश, जो आज के दिन बांग्लादेश है, आपके भारत के पूर्व में। तो इस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना की बात को मान लिया गया और पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, एक तो भारत के पश्चिम में और एक भारत के पूर्व में। तो उसको पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बोला जाता था। कल भी हमने बात की कि
जो पूर्वी पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स थे उनके साथ में भेदभाव होता था, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू चलती थी, वहां पर बंगाली और भी कई सारे कारण थे। तो ये तो हमने पढ़ ही चुके। लेकिन आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही है शुरू से। बन तो गया 1956 में, लेकिन उसके बाद में जिसकी चली जो जिसके बागडोर हाथ में आई देश की, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा मरोड़ा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डाला। इसमें कोई भी रहा हो, प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ अगर लेटेस्ट देखो और पहले के टाइम में भी जो भी रहे, तो पाकिस्तान में कहने का मतलब कुल मिला के देखो तो जो शासन का तरीका किस तरह से रहा। एक तो रिपब्लिक का शासन, रिपब्लिक जब आपकी सरकार चुनी हुई हो, एक मिलिट्री रूल, ठीक है ना, एक तो मिलिट्री का शासन और एक चुनी हुई सरकार का शासन, दो तरह का शासन मोटे तौर पे आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया शुरू में 1947 में आजाद हुआ, तो 1947 से 56 तक जो हेड थे वहां के, हेड ऑफ द स्टेट, जैसे आज के दिन भारत में प्रेसिडेंट है, वो मोनार्क जो ब्रिटेन की जो एलिजाबेथ टू या फिर राजकुमार, उस वहां के राजकुमार 5 हुए, वो रहे इस पीरियड में, ठीक है ना। फिर उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। कब से? 1947 से लेके 11 सितंबर 1948 तक। क्यों? क्योंकि उसी टाइम उनको ट्यूबरक्लोसिस थी, उनकी डेथ हो गई 1948 में। फिर 58 में फिर मिलिट्री रूल आ गया और ये 71 तक मिलिट्री का शासन रहा। मतलब एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं किस तरह से शासन रहा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, यानी कि मुस्लिम कंट्री है, वो अपने आप में ही मानते हैं कि हमारा धर्म इस्लाम है। जैसे कि भारत में हम किसी धर्म को स्वीकार नहीं करते। फिर 1958 से 71 तक मिलिट्री का शासन रहा, ठीक है, 58 तक चलता रहा। उसके बाद यानी कि इलेक्टेड जैसा कुछ। फिर 1958 से 71 तक आर्मी का जो जनरल, जो देश की सेना है, उन्होंने कमान संभाल ली। मतलब क्या करते थे, जो इलेक्टेड लोग हैं उसको हटा देते थे एक तरफ, नजरबंद, हाउस अरेस्ट, और फिर ये बैठ गए 71 तक। तो जनरल याहिया खान बने, अयूब खान बने, फिर बाद में जनरल याहिया खान भी कुछ पीरियड के लिए रहे। फिर 71 में फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई। 71 की कहानी मैंने आपको सुनाया ही था। 1970 में चुनाव हुए पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में, और उस चुनाव के अंदर पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को काफी वोट मिले, ठीक ठाक। और दूसरी तरफ मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान को मिला। लेकिन आखिर में जनरल याहिया खान ने, जो कि उस टाइम में आर्मी के शासन में थे, जिसके देखरेख में चुनाव हुए, ठीक है ना, जनरल याहिया खान का शासन चल रहा था 70 के ड्यूरेशन में, 1970। लेकिन उसके अगेंस्ट में काफी अपरोर था, असंतुष्ट थे लोग कि भाई ठीक है, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। तो मजबूरन उसको चुनाव कराने पड़े जनरल याहिया खान को, जिन्होंने इससे पीछे सरकार को हटा के खुद मुखिया बन बैठे थे। अब भैया चुनाव तो कराए, लेकिन चुनाव के अंदर जो पश्चिमी पाकिस्तान में जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की थी। अब पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को मिले, लेकिन आखिर जनरल याहिया खान ने पार्शियलिटी करते हुए, भेदभाव करते हुए बना दी सरकार सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान की, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो को देश का जो हेड बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये राष्ट्रपति जो भी हेड उस पीरियड में होते थे। तो ये भी अपने आप में आप कह सकते हो कि बांग्लादेश का बनने की एक एक जमीन रखी गई, क्योंकि जो लोग जिन्होंने मेहनत की, जिनको वोट मिला पूर्वी पाकिस्तान में, उनको आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो वहां के लोग इस बात से बहुत नाराज हुए। तो 71 के अंदर आपको पता ही है बांग्लादेश बन जाता है।
71 से लेके 77 तक जुल्फिकार अली भुट्टो रहते हैं, और इनके पीरियड में ही, जनरल याहिया खान के पीरियड में ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं। अब 77 तक जुल्फिकार अली भुट्टो वहां पे शासन करते हैं। 77 में फिर जनरल जियाउल हक बनते हैं, 78 में, 1978 में, और वो फिर आर्मी का शासन लेके आ जाते हैं। जनरल जियाउल हक की 88 में डेथ हो जाती है, यानी कि जब तक बने रहते हैं जब तक कि उनको मार नहीं दिया जाता। फिर 88 में फिर दोबारा से चुनी हुई सरकार आती है, वो 2001 तक रहती है। इसके अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल रूल, यानी कि कभी वहां पर राष्ट्रपति कभी ताकतवर हो जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर। तो उसी पीरियड में दोनों तरह का चला। सेमी प्रेसिडेंशियल रूल चला 1988 से लेकर 1993 तक। 1999 1993 में से लेकर 1997 तक प्राइम मिनिस्टर का रोल रहा। और 1999 के अंदर आपको याद होगा नवाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो मियां नवाज शरीफ के पीरियड में कारगिल हुआ, कारगिल के पीरियड में ही नवाज शरीफ को हटा दिया गया वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और वो वहां के बन चुके एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को हटा के बैठा दिया एक साइड में, और अब बोले आज से मैं हूं सत्ता में। तो फिर वो 2001 से लेकर 99 में उन्होंने हटाया, 2000 में एग्जीक्यूटिव रहा, 2001 में जाके उन्होंने एग्जीक्यूटिव की पावर बढ़ा दी, यानी कि अब अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ही पूरा बदल डाला। और 2002 में जब उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आया, 2001 से एग्जीक्यूटिव है, 2002 में इंटरनेशनल एक्सटर्नल प्रेशर दूसरे देशों के, अमेरिका की तरफ से ऐसे आया, तो उन्होंने वहां पे चुनाव करा दिए। और चुनाव भी क्या, उसको अगर एक स्पष्ट भाषा में बोले तो रेफरेंडम कहते हैं। यानी कि लोगों से पूछ लिया कि भाई मैं देश का राष्ट्रपति बना रहना चाहिए या डिसकंटिन्यू। अब कोई उसमें ट्रांसपेरेंसी तो थी नहीं, पारदर्शिता स्पष्टता कुछ नहीं थी। मीडिया की तरफ से, वहां के अपोजिशन पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि इसमें धांधली हुई, और एक दिन डिक्लेयर कर दिया कि भाई ठीक है, ज्यादातर पॉपुलेशन मेरे फेवर में है कि मैं देश का राष्ट्रपति बना रहा हूं। और वो देश के राष्ट्रपति 2008 तक बने रहे, यानी कि 1999 के लास्ट में आए नवाज शरीफ को हटा के, और 2008 में उन्होंने वही दबाव के कारण ही अपना पद से रेजिग्नेशन देना पड़ा नवाज शरीफ को। फिर बेनजीर भुट्टो का काल आ गया, ठीक है ना, बेनजीर भुट्टो। और ये 1988 से देखो, अगर इसको पीरियड को आप समझना चाहोगे तो कंजिक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है। पीरियड में 1.5 साल 2 साल बेनजीर भुट्टो फीमेल थी, वो प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर बीच में नवाज शरीफ बने, फिर बेनजीर भुट्टो बनी। तो इस तरह से इनका प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल दोनों के बीच में, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के बीच में चलता रहा। ये 98 से लेके 1999 तक का दोनों का कार्यकाल है, ठीक है ना, बेनजीर भुट्टो का भी और नवाज शरीफ का। तो पहले तो बेनजीर भुट्टो को देख ले, 1988 से लेके 90 तक बनी, फिर 90 से लेके 93 तक नवाज शरीफ बने, फिर 93 में बेनजीर भुट्टो बनी 96 तक, फिर 97 में नवाज शरीफ बने, 99 तक नवाज शरीफ थे। 99 के अंदर उनका तख्ता पलट आर्मी ने कर ही दिया, नवाज शरीफ ने, ठीक है। उसके बाद में आप फिर देखते हो कि 2000 आगे का पूरा देख सकते हो, 2013 में फिर नवाज शरीफ आए, 2017 तक रहे, उनको देश निकाला दे दिया गया था, दूसरे देश से वापस आए, चुनाव लड़े, ठीक है। चुनाव के बाद में 2017 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। और फिर 2017 से 18 के पीरियड में एक बहुत ही नामी ग्रामी हस्ती नहीं थे, जिनको जानते नहीं, वो एक छोटा टर्म पूरा करते हैं, और उसके बाद 2018 अगस्त 2018 से इमरान खान वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये तो आपकी टाइमलाइन हो गई। और लेकिन आप अपने चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि चैप्टर के अंदर वो इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा, तो समझ में नहीं आएगा कि कौन किस टाइम में देश के कर्ता धर्ता रहे वहां के
पाकिस्तान के। तो ये एक टाइमलाइन है, आप देख सकते हो, आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगी। वैसे आपके सामने आपकी बुक के अंदर में भी ये 2008 तक का लगातार दे के रखा हुआ है कि किस तरह से वहां पर शासन रहा। यानी कि मिलिट्री रूल, फिर चुनी हुई सरकार, फिर मिलिट्री रूल, फिर चुनी हुई सरकार, इस तरह से वहां पर रहा। यानी कि मिलिट्री का दबदबा पाकिस्तान में ज्यादा हावी है, और लोगों का कारण है वहां पर मिलिट्री का शासन का। पहला तो है पाकिस्तान, यहाँ सेना, धर्मगुरु और जो भूस्वामी लोग हैं, जिन लैंडलॉर्ड्स है, उनका काफी दबदबा है। मैं अभी आपको ले चलता हूँ 69 पेज के ऊपर ऊपर पढ़ रहा हूँ। ये पूरी टाइमलाइन वाला जो काम है वो आपका छोटा सा दे रखा है 68 पेज पे, वो कवर हो गया है। उसके बीच में भारत और पाकिस्तान का युद्ध का मैं आपको बता ही चुका हूँ। पूर्वी पाकिस्तान टूट के एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया, और इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो वहां पे निर्वाचित सरकार बनी पश्चिमी पाकिस्तान में, और 71 से लेके 77 तक कायम रही। और 77 में जनरल जियाउल हक बन गए वहां के राष्ट्रपति, जो कि आर्मी के थे। ये तो पूरी कहानी उधर की है, वो आपको मैं पूरा का पूरा सीक्वेंस में बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 69 के ऊपर है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कारण क्या है। भारत है, श्रीलंका है, वहां पे डेमोक्रेसी जब देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं रह पाई स्टेबल। तो उसके कारण बता रहे हैं ये, कि एक तो यह है वहां पर सेना काफी पावर में है, यानी कि वहां के प्राइम मिनिस्टर भी सेना के इन्फ्लुएंस में ही काम करते हैं। वहां के रिलीजियस जो गुरु हैं उनका काफी महत्व है। जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका काफी दबदबा रहता है पाकिस्तान में। तो इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हो जाता है। चुनी हुई सरकार को हटा देते हैं और वहां पे सैनिक शासन लागू हो जाता है, और इस वजह से सेना के समर्थक समूह ज्यादा मजबूत होते हैं। और अक्सर ये समूह दलील देते कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। यानी कि जब भी सेना कब्जा करती है, तख्ता पलट करती है, तो यही कह के कहती है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो करप्ट है, और देश को प्रोग्रेस नहीं हो रही, देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया इन्होंने। ये कह के ये अचानक जो है किसी का भी तख्ता पलट कर देते हैं और सरकार के अंदर काबिज हो जाते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन और लोकतंत्र की धमाचौकड़ी में से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। वो कहते हैं कि इस तरह से जो हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते रहेंगे और पाकिस्तान को सुरक्षित ये लोग नहीं रख पाएंगे, इससे बेहतर है सेना के जो उच्च पदों पे बैठे बोलते हैं इससे अच्छा है कि हम ही देश की कमान संभाल लेते हैं। और ये बात फैक्ट भी है, जब जब सेना का शासन रहा है वहां पर करप्शन कम हुए, भ्रष्टाचार कम हुए, और जब भी चुनी हुई सरकार है वहां पे भ्रष्टाचार ज्यादा हुए, आतंकवाद भी ज्यादा फैला। तो लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम है। यानी कि डेमोक्रेसी के फेवर में जनता है, वो डेमोक्रेसी के फेवर में है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस, मानवाधिकार आंदोलन भी, देखो जो फैक्ट है वो सामने रखा जाना चाहिए, चाहे आपके देश के दूसरे देशों के साथ में रिलेशन कैसे भी हो। तो पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस आज भी है। कोर्ट हैं वो उनके अच्छे से काम करते हैं, मोर और लेस हमारे बराबर ही हैं। यानी कि प्रेस फ्री है, कोर्ट फ्री है, मानव अधिकार के जो ह्यूमन राइट है वो भी अच्छे से काम करता है। तो ये तो हुई कुछ अच्छी बात है, वहां पर प्रेस मीडिया फ्री है, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में लोकतंत्र चले इसके लिए ऐसा कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं। ये बात भी फैक्ट है कि जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वो खुद चाहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो। चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर लो, वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर चुनी हुई सरकार हो। तो इस वजह से सेना का अपना प्रभाव तो उस एरिया में रहता है।
यानी कि जब भी कोई सेना वहां सत्ता में आती है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, इन ताकतवर देशों का सपोर्ट मिल जाता है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। आई गई बात ये, चाहे अमेरिका हो चाहे और कोई पश्चिमी देश है, उन्होंने सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। कारण, इन देशों को आतंकवाद से डर लगता है। चक्कर यही है कि पाकिस्तान के अंदर चुनी हुई सरकार वहां पर पीसफुल नहीं रख सकती, कंट्रोल नहीं रख सकती, आतंकवाद की घटनाएं ज्यादा बढ़ती है जब भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहती है। और जब आर्मी का शासन रहता है तो इतना टेररिज्म नहीं होता है, आतंकवाद नहीं होता है। तो कहने लगते हैं कि ये जो है जो इस्लाम का एक आतंकवाद का नाम रखा हो ना, पूरा ग्लोबल एक इस्लामिक टेररिज्म है। बोलते हैं कि उसका घर है पाकिस्तान। यानी कि जितने भी आप सीरिया के अंदर देखते हो, बहुत सारी घटनाएं हो रही है आज के दिन, उनकी जो ट्रेनिंग है वो इसी क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दी जाती है। तो इन देशों को डर लगता है कि भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर पावर भी बन गया अब तो। 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो उसके बाद में उन्होंने भी कर डाले, चाहे कैसे भी उन्होंने हासिल किया हो। अब दूसरे देशों को डर लगता है कि न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और अगर यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो कहीं आतंकवादियों के हाथ में ट्रिगर ना चला जाए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का, और वो जो है कहीं फिर उसका इस्तेमाल, कहीं दिमाग खराब हो जाए आतंकवादियों का और उसका कहीं पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन ना देखने को मिले। तो कारण आप समझ गए होंगे क्या कारण है कि पाकिस्तान के अंदर चुनी हुई सरकार पश्चिमी देश, यूरोप के पश्चिमी देश और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी नहीं चाहता। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को यह देश पश्चिम या दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला समझते हैं। मतलब उनको लगता है कि भाई पूरे दक्षिण एशिया में पश्चिम का कोई दोस्त है तो सिर्फ पाकिस्तान ही है। यानी कि पाकिस्तान ही वो देश है जो उनकी बातें सुन लेता है। अब आ जाओ बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश आप समझ पाओगे क्योंकि पूरी एक कहानी आपको मैं बता ही चुका हूं। बांग्लादेश में लोकतंत्र पेज नंबर 69 पर ही है। 1947 से 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। आप तो जानते ही हो कि 71 में ही युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश बना, जिसका कंट्रीब्यूशन, जिसका क्रेडिट भारत को भी जाता है। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों में पूर्वी पाकिस्तान का ये क्षेत्र बना था। यानी कि आसाम और बंगाल से कुछ एरिया जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी में थे, उससे पूर्वी पाकिस्तान बना। उस टाइम का आसाम का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लिए और बांग्लादेश बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट लिए और उनसे पूर्वी पाकिस्तान बनाया था। इस क्षेत्र में लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के अपना दिखा रहे थे, अपनी वर्चस्व दिखा रहे थे, और उर्दू भाषा बोला कंपलसरी करो। ये बेचारे बंगाली लोग, इनको उर्दू समझ में इतनी अच्छे से ना आए, इनको बोले उर्दू में पढ़ो। तो इन सब बातों से और बंगाली कल्चर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इनकी भाषा बोलने से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो जनता के को प्रशासन के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। यानी कि गवर्नमेंट जॉब की बात करो, सेना के अंदर बात करो, पाकिस्तान की सेना में बांग्लादेशी लोगों को बहुत कम रखा जाता। ठीक है, सत्ता में उनकी कोई पॉलिटिकल, एक सेकेंड बेटा, दूसरे फोन पे कर लोगे? हर्ष वाले पे कर लो। तो ये सब चल रहा था। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर भी इनका कोई रोल ही नहीं था।
अब भैया देश में आप पाकिस्तान में रह रहे हो, आपका कल्चर सेफ नहीं है, आपकी भाषा सेफ नहीं है, आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आप भिखारी जैसे दूसरे देशों में भाग रहे हो, तो कौन उस देश का नागरिक बना रहेगा? आप बताइए। यही कारण बना। और इसके लिए किसी एक लीडर की जरूरत थी जो इनको सबको यूनाइट कर पाए और लीडरशिप दे पाए, और वो शेख मुजीबुर रहमान बने जिन्होंने इनको लीडरशिप दी। तो उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए बोला कि भाई बहुत दिन रह लिए हम तुम्हारे साथ पाकिस्तान, अब हमको इंडिपेंडेंस दे दो। यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे, लेकिन अपनी सरकार हम चलाएं, अपने काम धाम सब हम अपने आप देखेंगे। स्वायत्तता का मतलब ऑटोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब आप उस देश का हिस्सा बना रहना चाहते हो, लेकिन उसके देश के पूर्ण कंप्लीटली रूल एंड रेगुलेशन आपके ऊपर लागू ना हो। ये वाला मांग इनकी तरफ से रखा गया। अब पाकिस्तान कहाँ सहन कर पाएगा ये बात? अरे हम पाकिस्तान का हिस्सा रहकर और आप हमसे हमसे अलग होने की बात कर रहे हो। तो इनकी पार्टी थी अवामी लीग, और 1970 में चुनाव हुए, सारी सीटों पर विजय मिली, लैंडस्लाइड विक्ट्री। बता ही चुका था आपको। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित विधानसभा में बहुमत हासिल हो गया। अब इनके देश में तो आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको भी मेजोरिटी मिल गई थी। यानी कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें अवामी लीग के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे जाने चाहिए, क्योंकि पूरी पाकिस्तान में तो पूरा इनको वोट मिला था। लेकिन सरकार ने बड़ा बुरा किया भाई। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, सरकार ने इस सभा को बुलाने से ही मना कर दिया। नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि शेख मुजीबुर रहमान को काफी प्रभुत्व है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए डिमांड रखेंगे। और लिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर डाला। बोला लो, अब तुम बोलो बेटा क्या बोलोगे आगे। तो शेख मुजीब का तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म कोई हो जाएगी? चिंगारी उठ चुकी थी, आंदोलन खड़ा हो चुका था, भारत की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, मुक्ति वाहिनी काम कर रही थी, हथियारों की ट्रेनिंग चल रही थी, फाइनेंशियल मदद भारत की तरफ से की जा रही थी। तो शेख मुजीबुर रहमान का चला जाना, गिरफ्तार हो जाना, फिर एक नई एक आंदोलन को और प्रज्वलित कर दिया कि जो लीडर है हमारे उसी को गिरफ्तार कर लिया। याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। याहिया खान का सैनिक शासन चल रहा था, बंगाली जनता के ऊपर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे, हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। मतलब चुन चुन कर मारा जा रहा है। जो मुस्लिम्स हैं, बंगाली मुस्लिम्स हैं, उनको चुन चुन, और चुनना क्या है, पूरा बांग्लादेश जो है, पूरी पाकिस्तान में तो बंगाली मुस्लिम्स थे, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। बहुत लोग तो पलायन कर गए। पलायन करने का मतलब हमारे देश में घुसपैठिया बन के आ गए हमारे देश में। अब भारत की हो गई पतली हालत। भारत क्या करे? भारत की पॉपुलेशन अपने आप बढ़ती जा रही है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तान से लोग घुसपैठ ही हो रहे हैं, घुसपैठ करके भारत में घुस रहे हैं, और लाखों की संख्या में आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कुछ समझ में ही नहीं आ रही। या कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तो एक मौका ही देख रही थी कि ऐसी कंडीशन बने जिससे कि पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके, और ये मौका, सुनहरा अवसर मिल गया। यानी कि वो चाहती थी पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाए, कमजोर हो जाएगा पाकिस्तान, और ये मौका आ गया। तो भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आ गई। भारत की सरकार ने पूरी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन किया। भारत भी बोलने लगा, अरे इनको आजाद करो भाई, इनके बेचारों का कोई वेलफेयर नहीं हो रहा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनको कुछ नहीं मिल रहा, और भारत दे रहा है वित्तीय और फाइनेंशियल मिलिट्री हेल्प कर रहे हैं उनको।
तो इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया दिसंबर में। और युद्ध की समाप्ति, वो बीच की कहानी तो मैंने आपको बताया नहीं है कि भाई बीच में जून में भी होने की बात चल रही थी। तो युद्ध के बाद में आपको पता ही है, पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश एक देश के रूप में नया देश उभर कर आया। ठीक है। और बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, बांग्लादेश ने थोड़ा अच्छा काम किया, थे मुस्लिम्स, ये अपने आप को इस्लामिक देश बोल रहे थे, और बांग्लादेश अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है कि सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष। ये एग्जिट करने वाली ना, बीच बीच में तुम लोग 20-25 मिनट में इस तरह का काम करते हो, फिर बस एक ही एग्जांपल होता है कि नेटवर्क इशू सर है, नेटवर्क इशू, हमेशा तुम्हारा नेटवर्क का इशू चलता रहता है, सुधर जाओ। एक सेक्युलर कंट्री बना, लोकतांत्रिक, इन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, और सोशलिज्म, यानी कि मोर और लेस जो आपके भारत में है उस तरह का ही ये भारत की जो संविधान है उसी तरह की सारी चीजें, पब्लिक वेलफेयर की बातें की। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने भी संविधान में संशोधन कराया। मतलब ये तो है, देखा गया है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एक अपना वो बना के रख लेते, खिलौना। मतलब अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कभी भी बदल डालते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान ने भी अपने आप को जो सारी पावर अपने हाथ में लेने के लिए अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर दिया कि राष्ट्र जो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और जितनी भी पार्टियां थी, मतलब जो है सर्वोच्च पद पे कोई पहुंच जाता है और उसके बाद में अपना अपने ऊपर नियंत्रण रखना, ये सबके बस की बात नहीं है। आदमी जो है घमंड में चूर हो जाता है, और हर इंसान के अंदर ये देखने की प्रवृत्ति मिलती है, अपने मतलब आदमी पृथ्वी के ऊपर ना रहकर उछलना शुरू कर देता है। कुछ लोग हैं जो सत्ता के गुरूर को कंट्रोल में रख पाते हैं, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो शेख मुजीब अब क्या करते हैं, शेख मुजीब को भी तो गरूर हो चुका है। वो शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं, अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों की मान्यता रद्द कर देते हैं। यानी कि देश में अब एक ही पार्टी तो आपको पता ही है, चुन के वही आएगी, इस तरह का करते हैं। तो इससे बहुत ही टेंशन हो जाते हैं देश के अंदर, संघर्ष होना शुरू हो जाता है। और इन सब 1975 में अगस्त में सेना सेना को तो ऐसा चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो बांग्लादेश है, सेना मौका देखती रहती है। तो सेना को मौका मिला और सेना ने फिर अपना कब्जा कर लिया। तो सेना जो शेख मुजीब है, सेना के हाथों मारे गए। ठीक है, मुजीबुर रहमान को ही मार डाला सेना ने। अब नए सैनिक शासन का उदय होता है। जियाउर रहमान जो है बांग्लादेश की नेशनल पार्टी, और फिर बाद में 1971-79 में चुनाव होते हैं। और चुनाव मतलब पहले तो वो करते हैं कब्जा, सैनिक शासन, सेना का शासन बनाते हैं। हर कहीं पे यही हुआ है, पाकिस्तान में भी यही हुआ है। पहले हटाते हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, फिर पद पे काबिज हो जाते हैं, काबिज होने के बाद में नाम के लिए चुनाव करा देते हैं। सेना ऐसे ही करती है। तो 1997 1979 में चुनाव होते हैं और जीत भी जाते हैं। और फिर जियाउर रहमान जिस तरह से बने थे उसका भी वही असर होता है। तो जो जियाउर रहमान की भी हत्या हो जाती है। और उसके बाद में जनरल एच.एम. इरशाद बांग्लादेश में एक सैनिक शासन की बागडोर संभालते हैं। देख रहे हो आप किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान, उसके बाद में जियाउर रहमान की डेथ
जियाउर रहमान के बाद में फिर HM इरशाद का आना। तो बांग्लादेश में एक लोकतंत्र के समर्थन में इतने सालों तक सेना ही अपने सैनिक, यानी कि जो सेना का जनरल है, शासन चल रहा है, उसको मार के दूसरा जनरल बैठ जाता है, फिर उसकी जगह दूसरा आ जाता है। तो इन सब से जनता आ चुकी तंग, और फिर उठने लगी मांग कि भाई लाओ लोकतंत्र, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, किस तरह से वहां पे चला है। तो छात्र भी आगे आते हैं और मजबूर होकर जनरल इरशाद एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट देते हैं। मजबूर हो जाते हैं, देश में आंदोलन हो रहा है, शांति नहीं हो रही, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ कर देते हैं। इसके बाद जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति के चुनाव जीत जाते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, और जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए जनरल इरशाद 90 में जो है अपना पद छोड़ देते हैं। फिर 1991 में चुनाव होते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर 1991 के बाद से मल्टी पार्टी सिस्टम लागू है, और अभी आपको पता ही है शेख हसीना वहां के प्राइम मिनिस्टर है, इससे पहले भी कई बार रह चुकी है। ठीक है, तो ये तो हुई बांग्लादेश की कहानी। तो आज हमने शासन का तरीका देखा, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल, सैनिक रूल, और फिर चुनी हुई सरकार, सैनिक रूल, चुनी हुई सरकार। फिर हम चले बांग्लादेश, बांग्लादेश को हमने आज़ाद करा दिया, और बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद में हमने ये देखा वहां पर किस तरह से मिलिट्री का डोमिनेंस चला रहा था, पाकिस्तान जैसे ही। और फिर बाद में एक मल्टी पार्टी सिस्टम लागू होता है, और आज के दिन इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल में कैसे मोनार्किकल गवर्नमेंट थी, राजतंत्र, राजशाही, फिर वहां पे कैसे डेमोक्रेसी आई, और इस तरह से बढ़ते हुए फिर हम श्रीलंका पढ़ लेंगे। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से इश्यू हैं जिनके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, ऐसे श्रीलंका के साथ में कौन कौन से डिस्प्यूट है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से डिस्प्यूट है, और धीरे धीरे ये चैप्टर अपना शांति और सहयोग के साथ में खत्म हो जाए। टाइम हो गया है, आप लोग एग्जिट कर सकते हो।